नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आपकी सेवा में हाजिर हूँ। चूँकि हमने आपसे पिछले रविवार को वादा किया था कि हम आपसे चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के सेक्स रोगों पर, चूँकि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। हालांकि इस समय गूगल पर, यूट्यूब पर सेक्स रोगों से संबंधित या यौन रोगों से संबंधित बहुत सी चर्चाएं अलग अलग वीडियो पर आ रही हैं। चूँकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अभी फीमेल फिजिशियन की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। हमारे यहाँ लगभग 2% महिलाएं चिकित्सा के रूप में कार्य कर रही हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विशेषज्ञ के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में किसी एक रोग पर कार्य करने की क्षमता अभी लोगों ने अपने अंदर विकसित नहीं की है। और उसका सीधा सा कारण यह है कि अभी ये गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है और इसलिए हमारे पास जिस रोग का भी रोगी आता है हम उस पर ही अपना शोध करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन चूँकि एज ए फिजिशियन हम ये दावा करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। तो लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी परसिस्टेंट चेंज रोग का अगर कारण बनता है तो यौन से संबंधित या सेक्स से संबंधित होने वाले रोग भी हमारे लिम्फ या ब्लड के किसी अस्थायी परिवर्तन के कारण ही होंगे। अब लिम्फ या ब्लड में अस्थायी परिवर्तन आने का कारण कुछ भी हो, लेकिन हम आज एक महत्वपूर्ण रोग हमारा है बांझपन या इनफर्टिलिटी, जिसमें हमारे कई साथियों ने कहा था कि इस पर थोड़ी चर्चा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से कर ली जाए। इस रोग को एक सीधा सा परिभाषित किया जा सकता है कि जिन महिला और पुरुष का संबंध 2 वर्ष से अधिक निरंतर बना हो, शारीरिक संबंध, और फिर भी उनके संतान उत्पन्न न हो रही हो, वो इस श्रेणी में आते हैं। और ये श्रेणी 2 प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसे कहते हैं कि संतान कभी उत्पन्न ही ना हुई हो, 2 साल से अधिक बीत गया हो, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया हो। और सेकेंडरी या जिसको हम एक नाम और देते हैं, मैंने कहीं चर्चा की थी उसकी कुछ दिन पहले, ट्रांजिशनल भी हम उसको मान सकते हैं। सेकेंडरी वो होता है कि एक संतान उत्पन्न हो गई और उसके बाद फिर कोई विकृति आ गई और फिर दूसरी संतान नहीं हुई, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी परिवार नियोजन की कोई विधि अपनाए। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 2 प्रकार के जो इनफर्टिलिटी के केस देखे गए हैं। अब आमतौर से इस तरह के केस में महिलाओं की जांच ज़्यादा करवा लेते हैं पुरुष वर्ग, और अपनी जांच करवाने से वो झिझकते हैं। अब महिला और पुरुष दोनों का इनफर्टिलिटी से या बांझपन से सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क या ब्रेन से है। मैं यहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ। चूँकि मेरे समझाने का तरीका एक अलग तरीके का है, मैं शॉर्टकट में कोई बात बताने का आदी नहीं हूँ। हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस पार्ट FSH, RH, LH इस प्रकार के हार्मोन को विभिन्न ग्रंथियों से निकलने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। FSH का तात्पर्य होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, RH का तात्पर्य होता है रिलाइजिंग हार्मोन्स, LH का अर्थ होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स,
हार्मोन्स के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब चिकित्सक हैं, इस नाते इस पर चर्चा करना कोई बहुत वाहवाही की बात नहीं है। हार्मोन्स एक सामान्य प्रक्रिया है और हार्मोन्स के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा क्लास लिया था और फिर कभी आपकी डिमांड होगी तो मैं हार्मोन्स पे लगभग 1 घंटे का क्लास आपका ले सकता हूँ, क्योंकि हार्मोन्स मेरा पेट सब्जेक्ट रहा है। एमएससी में मेरा जेनेटिक्स और हार्मोन्स ये 2 मेरे विषय रहे हैं और मैंने जीन्स पर शोध भी किया था, तो मेरे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रोमोजोमल या सेक्सुअल डिजीज के आसपास ही घूमते नजर आए हैं, इस नाते मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो हमारे हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये जाकर के प्यूटरेटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की सक्रियता को ज्यादा या कम करते हैं। जब कभी व्यक्ति तनाव में होता है, टेंशन में होता है या शारीरिक दुर्बलता में होता है तो हाइपोथैलेमस से एफएसएच, एलएच, आरएच हार्मोन्स को सक्रिय निष्क्रिय करने की जो गतिविधि है वो कम हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारे प्यूटरेटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स पर पड़ता है। और ये हार्मोन्स जो महिला और पुरुष के सेक्स हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं, जिसमें महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। जहां तक प्रोजेस्टेरॉन की बात है, प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन पूरे के पूरे जो आपका यूट्रस है उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था को, गर्भधारण करने की क्षमता को और वैजाइनल चैम्बर को सुव्यवस्थित करने का हार्मोन है। और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज एग को व्यवस्थित करने और ओव्यूलेशन के समय इसकी सक्रियता बढ़ती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है? पुरुषों में टेस्टिस में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, उसको स्टिमुलेट करने की क्षमता को नियंत्रित करना, जहां पर एफएसएच हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन को भी सक्रिय करता है। अब अगर ये दोनों तरह के हार्मोन्स महिला और पुरुष में, यानी पुरुषों में स्पर्म नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं तो उनकी मोटिलिटी क्या है, उनकी लाइफ क्या है, और महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है कि इरेगुलर है। कभी कभी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है और कभी कभी बहुत लॉन्ग पीरियड की आ जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीरियड इरेगुलर हो जाना, पहला कारण। दूसरा कारण फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। तीसरा कारण यूट्रस का छोटा होना या सर्विक्स का माउथ बंद होना, सर्विक्स के माउथ से स्पर्म का अंदर प्रवेश न करना। और पुरुषों में जहां तक कमी की बात है, अब पुरुषों में एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए किसी पुरुष में 100 यानी 100 स्पर्म बनते हैं, तो उस 100 स्पर्म में कम से कम 80 स्पर्म का जीवित होना अनिवार्य है। और फिर उस 80 स्पर्म के 80% या ये मान लें कि लगभग 65 स्पर्म सक्रिय होना जरूरी है। सक्रिय का मतलब उनकी जो गतिविधि, उनकी जो चाल है अन्य स्पर्म की अपेक्षा तेज हो। और उस 65 स्पर्म का भी 80% उनका जीवित रहना या उनकी लाइफ का अधिक बनना, लगभग 24 घंटे तक उनका सक्रिय बना रहना, ये है उनकी मोबिलिटी या उनकी लाइफ स्टाइल। ये हमने 100 के अनुपात में आपको बताया है। अब चूंकि स्पर्म करोड़ों में होते हैं तो उसी अनुपात में उसको आप घटा बढ़ा लें। हमने आपको एक मोटे तौर पर आमतौर से समझाने की बात की है एक गणित की भाषा में कि 100 पर अगर 100 स्पर्म बनते हैं तो 80 का जीवित रहना जरूरी है, फिर 65 का सक्रिय रहना जरूरी है, और 65 का 80% यानी 8 × 48 लगभग 45 से 46 स्पर्म की लाइफ स्टाइल 24 से 48 घंटे तक होनी चाहिए। तब व्यक्ति संतान उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से सक्षम माना जाता है। और महिलाओं में अगर जो कमियां मैंने आपको पहले बताई कि फैलोपियन ट्यूब अगर ठीक है, यूटेरस ठीक है, सर्विक्स का माउथ ठीक है, ओव्यूलेशन सही हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल
अपने समय पर आ रही, समय पर जा रही है, तो फिर संतान उत्पन्न करने की संभावनाएं 100% रहती हैं। टाइमिंग, फिटिंग और ब्रेन से हार्मोन्स का समय से निकलना, ये सारा का सारा सिचुएशन एक टाइम बार में, एक सीक्वेंस में इसको होना चाहिए। और जब इनमें से कोई भी सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो फिर हमको इन्हीं परेशानियों से जूझना पड़ेगा। और तब मैं अपने दर्शकों के माध्यम से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि अगर इस तरह की कोई परेशानी, इनमें से कोई कमी आपको नजर आती है तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकती हैं। महिलाएं, पुरुष भी जो सेक्स रोग स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत से चिकित्सक इस पर शोध कार्य कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस संदर्भ में आप अपने फ़ोन कॉल पे हमसे भी चर्चा कर सकते हैं। जहाँ तक औषधियों की बात है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि अगर इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो हम किन औषधियों का प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कर सकते हैं। अब अगर स्त्री और पुरुष दोनों में कमी नजर आ रही जांच में, तो फिर हमको दोनों की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर इस तरह का केस आपके पास आता है तो महिला और पुरुष दोनों के को आपको औषध देनी चाहिए। महिलाओं में हम हार्मोनल इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए C1 सबसे पहले याद करते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन है। C1 के साथ हम CNS का प्रयोग करते हैं, यानी CNS प्लस C1, जिससे हम मेंटल अपने आप को सही रखें। और चूंकि हार्मोन की सक्रियता कम हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे RE भी जोड़ते हैं, यानी महिलाओं के लिए C1 प्लस RE, और पुरुषों के लिए CNS प्लस S3 प्लस RE। ये पहली दवा हुई। और इन पुरुषों में CNS को हम अलग कर देते हैं, CNS को हम अलग से देते हैं खाने के लिए सुबह शाम। और महिलाओं में हम C1 के साथ ही C1 जोड़ देते हैं, CNS को जोड़ देते हैं और उसमें RE मिला देते हैं। ये दोनों दवाएं लगभग 6 महीने आपको एक साथ देनी है। और उन 6 महीने में विभिन्न प्रकार के होने वाले हार्मोनल चेंजेस को आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ओव्यूलेशन का चार्ट बनाना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट बनाना पड़ेगा। और पुरुष की भी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और उनकी मोबिलिटी, इन सब का मंथली आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। और 6 महीने के दौरान इस पे अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम आप अपने रोगी पर ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।